नमस्कार दोस्तों, टू ऑल नॉलेज अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी, जो कि एक महाकाव्य है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। जयशंकर प्रसाद जी ने इसकी रचना कब की थी कामायनी की? तो वो की थी 1935 में। कामायनी से आपके 4-5 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में। पहले तो कामायनी की रचना कब हुई, कामायनी की रचना किसने की, और इसमें जो पात्र हैं वो ये सब पूछे जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आज हम कामायनी के बारे में, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। कामायनी 1935 में इसकी रचना की जयशंकर प्रसाद जी ने। प्रसाद जी की अंतिम कृति है कामायनी, ये भी पूछा जाता है। इसके कथनांक का आधार वह प्राचीन आख्यान है जिसके अनुसार मनु के अतिरिक्त संपूर्ण देव जाति प्रलय का शिकार हो जाती है और मनु तथा इसमें जो मनु है वो इसके पात्र हैं। मनु तथा श्रद्धा या कामायनी के संयोग से इसमें पूछा जाता है कि श्रद्धा जो है किसकी पात्र हैं। तो कामायनी, आंसू ऐसे दे दिए जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी के, और उसमें से आपको सुमेलित करना होगा। तो श्रद्धा और मनु जो है कामायनी के पात्र हैं। श्रद्धा या कामायनी के संयोग से मानव सभ्यता का प्रवर्तन होता है। इसका कथनांक बहुत संक्षिप्त है, लेकिन कवि ने इसमें जीवन के अनेक पक्षों को समन्वित करके मानव जीवन के लिए एक व्यापक आदर्श व्यवस्था की स्थापना का प्रयास किया। कामायनी के संदर्भ का संबंध मनु और श्रद्धा के व्यक्तिगत जीवन और प्रणय के साथ है। ईड़ा के चरित्र का एक अंश भी इस प्रसंग से संबंधित है। तो ईड़ा जो है वो भी इसकी पात्र है कामायनी की। प्रसाद ने इन पात्रों के चरित्रांकन में मनुष्य की अनुभूति, कामनाओं और आकांक्षाओं की अनेक रूपता का वर्णन किया है। ये भी पूछा जाता है कि ये इसमें जो है प्रसाद जी ने किसका जो है वर्णन किया है, तो वो इसमें आपको लिखा हुआ, मैंने आपको बताया भी। यह कामायनी की चेतना का मनोवैज्ञानिक पक्ष है। कवि ने मनु आदि के माध्यम से मानव मात्र के मनोजगत के विविध पक्षों का चित्रण प्रस्तुत किया है। देखिए चित्रण क्या है। सबसे पहले आते हैं चिंता, आशा, वासना, ईर्ष्या, संघर्ष, आनंद आदि सर्गों में इसका चित्रण प्रस्तुत किया है। तो आपको पेपर में ऐसे आएगा, चिंता, वासना, संघर्ष, आशा, ऐसे करके आएगा। तो जो सबसे पहला है उसको आपको सीक्वेंस से लगाना होगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, जिसको क्रम में लगाने वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया। चिंता, आशा, वासना और संघर्ष, आनंद, इनको जो है सीक्वेंस से लगाना है आपको। आगे है कामायनी केवल मनु। आगे आप देखते रहिए स्क्रीन पे, मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। कामायनी केवल मनु आदि के व्यक्ति जीवन की ऐतिहासिक कथा ही नहीं, इन पात्रों की सांकेतिक व्यंजनाएं भी इसमें हैं। इन्हें स्वयं कवि ने कामायनी की भूमिका में स्वीकार किया है। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति कर रहे हैं।
मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष। ये पूछा जाता है मनु को जो है कामायनी में क्या माना गया है, तो वो है मन के दोनों पक्ष। हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः हृदय और मस्तिष्क का संबंध जो है श्रद्धा और ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। कवि की आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ, अगर आपको ये जानना है कि हृदय और मस्तिष्क का संबंध श्रद्धा और ईड़ा मनु अर्थात मन ये सब है, तो आप जायसी जी की पद्मावत का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया है, इसके पात्रों के बारे में भी बताया है कामायनी के। तो आप अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। कवि की इस उक्ति के आधार पर कामायनी में रूपक तत्व की विशद विवेचना का भी प्रयास किया जाता है, किंतु ध्यान देने की बात यह है कि प्रसाद ने रूपक शब्द का प्रयोग इतिहास के संदर्भ में किया है, कामायनी के संदर्भ में नहीं। कामायनी के संदर्भ में कवि ने मनु आदि पात्रों के ऐतिहासिक व्यक्तित्व को ही प्रधानता दी है। सांकेतिक अर्थ की अभिव्यक्ति में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस दृष्टि से कामायनी की समग्रता में ही समासोक्ति का विधान लक्षित होता है। इसमें से एक क्वेश्चन ये भी होता है कि रूपक शब्द का जो है प्रयोग किस रचना में किया गया है और कौन सी रचना इस पे आधारित है, तो वो है कामायनी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब है कामायनी में बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए कवि ने शैव दर्शन के आनंदवाद को जीवन के पूर्ण उत्कर्ष का साधन माना है। जहाँ उन्होंने काम को मंगल से मंडित किया है, श्रेय माना है, वहाँ श्रद्धा की प्रेरणा से मनु को कामना के बंधनों से ऊपर उठकर समस्या के आनंद की उपलब्धि में तत्पर दिखाया है। आगे देखिए, इसी क्रम में कवि ने सारस्वत प्रदेश की यंत्राश्रित सभ्यता के वर्णन में अपनी समकालीन सामाजिक व्यवस्था की विषमताओं का भी चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें इस प्रकार कामायनी को उन्होंने अपने परिवेश से संबंध करने का भी प्रयास किया है। इनकी आलोचना भी की गई है। लोक मंगल की भावना को मुखरित किया है इसमें कामायनी में इन्होंने, और अध्यात्मवादी चेतना को भी जागृत किया है। अपने युग के यथार्थ की समस्याओं का यथार्थ के धरातल पर समाधान करने का भी इन्होंने प्रयास किया है, पर ये असमर्थ रही है। वास्तव में किसी भी काव्य को सभी दृष्टियों से पूर्ण और आदर्श काव्य नहीं होता है। आगे और देखिए, मैं आपको पढ़ाती हूँ। स्क्रीन पे देखते रहिए। ना ही संभवतः माना जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति और समाज के स्तर पर जीवन के विकास की संभावनाएं असंख्य एवं असीम हैं। इसलिए कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी की एक गौरवशाली उपलब्धि बनी है। तो आज मैंने आपको कामायनी के बारे में पढ़ाया है, तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो से ही आपके 4-5 क्वेश्चन जो कि नेट में पूछे जाएंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। आपको कामायनी की रचना कब हुई, किसने की, और इसमें जो सर्ग हैं उन सर्गों में क्या बताया गया वो सब है।
और कामायनी में सर्ग कितने हैं? 15 सर्ग हैं। इन सब के बारे में और इसके पात्र के बारे में मैंने आपको बताया, इसका सार क्या है ये भी बताया। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इट टू ऑल नॉलेज अड्डा।